प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों 5 देशों के दौरे पर हैं और इसी दौरान वो ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स समिट में भी शिरकत करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये पहली बार होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी ऐसे मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म में शामिल होंगे जिसका भारत एक फाउंडिंग मेंबर है। तो ऐसे में ब्रिक्स समिट का उपयोग भारत पाक प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ सदस्य देशों के सामने कड़े शब्दों में अपनी बात रख सकता है और इसे ब्रिक्स डिक्लेरेशन में शामिल करने की कोशिश भी कर सकता है। ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका उन 5 देशों का समूह है जो वेस्ट की ग्लोबल सिस्टम में मोनोपोली को तोड़ने के लिए एक साथ आए थे। ब्रिक्स का हर समिट खास होता है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। चाइनीज प्रेसिडेंट जी और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन इस समिट में नहीं आ रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी समिट में सेंटर स्टेज लेंगे और यही कारण है कि ये समिट भारत के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ ही ट्रंप ने हाल ही में कटाक्ष करते हुए कहा था कि ब्रिक्स इज डेड एंड नोबडी टेक्स इट सीरियसली, लेकिन पीएम मोदी ब्रिक्स को ग्लोबल साउथ के लिए जरूरी मानते हैं। तो ऐसे में ये समिट प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप के बयान को ग्राउंड पर गलत साबित करने का मौका भी देता है। आपको बता दें कि ट्रंप की ब्रिक्स को लेकर बयानों की एक वजह यह भी है कि जब साल 2009 में यह समूह बना था तो इसका मकसद था वेस्ट के डोमिनेशन को टक्कर देना और एक नया ग्लोबल पावर ब्लॉक खड़ा करना। पिछले साल रूस के कजान में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान इस समूह का विस्तार भी हुआ था और अब इसमें ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई और इंडोनेशिया जैसे देश भी शामिल हैं। आज ब्रिक्स की कुल आबादी दुनिया की करीब 45% है और ग्लोबल जीडीपी का 30% हिस्सा भी इन्हीं देशों से आता है। यानी ये कोई छोटा मोटा समूह नहीं बल्कि एक राइजिंग पावर सेंटर है। तो ऐसे में भारत का ब्राजील में होने वाला ब्रिक्स समिट में लीड रोल में होना अपने आप में ही बड़ी बात है। इसके अलावा भारत के लिए ब्रिक्स समिट 3 कारणों से स्ट्रेटेजिक भी है। पहला कि इस बार भारत को समूह के अन्य सदस्यों के साथ ग्लोबल साउथ की लीडरशिप का मौका भी मिलेगा, क्योंकि जी और पुतिन नहीं है और ब्रिक्स की स्पॉटलाइट पीएम मोदी पर ही होगी। दूसरा, भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उन देशों का रिप्रेजेंटेटिव बन रहा है जो अभी भी वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम से बाहर हैं। और तीसरा कि ब्रिक्स में अगर जी और पुतिन नहीं रहेंगे तो भारत के पास ज़्यादा डिप्लोमेटिक स्पेस है नए रिश्ते बनाने का, खासकर मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के देशों के साथ। अब बात करते हैं कि चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इस सम्मेलन में क्यों नहीं आ रहे हैं। चीन का कहना है कि शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन ब्राजीलियन साइड को यह डिप्लोमेटिक स्नब जैसा लगा, क्योंकि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने पीएम मोदी को स्टेट डिनर पर आमंत्रित किया, जो शायद जी को पसंद नहीं आया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि चीन अब लो प्रोफाइल हाई आउटपुट रणनीति पर शिफ्ट कर रहा है, यानी ऑप्टिक्स के बजाय एक्शंस पर फोकस। लेकिन चीनी सोशल मीडिया से लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो है शी जिनपिंग की चीन और खासकर उनकी पार्टी में घटती लोकप्रियता, और उन्हें अब फॉरेन विजिट पर जाने नहीं दिया जा रहा है। जिनपिंग की लीडरशिप को लेकर अंदर ही अंदर असंतोष बढ़ रहा है, खासकर पीएलए और सरकार के बीच, और सीसीपी चीन के राष्ट्रपति के रूप में एक नया विकल्प भी तलाश रही है। इस मुद्दे पर हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है जिसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अब वापस आते हैं ब्रिक्स पर। तो ब्राजील में होने वाले इस सम्मेलन में भारत को क्या हासिल हो सकता है। ब्रिक्स समिट के दौरान भारत सऊदी, यूएई, ईरान जैसे देशों के साथ ट्रेड, एनर्जी और इन्वेस्टमेंट को लेकर बड़े डील्स कर सकता है। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक के जरिए भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग मिल सकती है। इसके अलावा ब्रिक्स देशों के बीच लोकल करेंसी में ट्रेड को बढ़ावा दिया जा रहा है और भारत इसमें की प्लेयर बन सकता है। तो कुल मिलाकर ब्रिक्स 2025 भारत के लिए सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है, ये एक ग्लोबल रीपोजिशनिंग का मौका है। इस समिट के दौरान भारत के पास ग्लोबल लीडरशिप में कदम रखने का मौका है, जिस वजह से ये समिट भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है।